Hello everyone, we are reading the chapter number 2 of civics for class 9th, that is people as a resource. और अभी तक हमने रीड किया था कि किस तरह से जो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू एजुकेशन। और एजुकेशन में हमने रीड किया था सकल की स्टोरी से हमने समझा था ये चीज़ कि किस तरह से एजुकेशन जो है एक इंसान की लाइफ को चेंज कर सकती है। सिर्फ उसकी लाइफ ही नहीं बल्कि उसकी कंट्री के डेवलपमेंट में भी बहुत मेजर पार्ट जो है प्ले करती है एजुकेशन। वो हमने पिछले पार्ट में रीड किया था। और क्या क्या गवर्नमेंट जो है क्या क्या स्टेप उठा रही है, सर्व शिक्षा अभियान है जैसे, तो इस तरह के कौन से ऐसे और स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट उठा रही है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या जो पीपल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट बनाने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ेंगे जो कि अफेक्ट करता है हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को, वो है हेल्थ। तो लेट्स रीड। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म would be induced employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? क्या आपको लगता है कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को काम पर रखना चाहेगी जो कि अनहेल्दी हैं? तो जवाब आएगा नहीं। हम कभी भी अनहेल्दी पर्सन को कोई भी एज अ वर्कर अपनी फर्म में कोई काम नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे हेल्दी लोगों की ज़रूरत है। तो द हेल्थ इज़ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रिलीज हिज और हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी। तो ये जो हेल्थ है हमें रियलाइज़ करवाती है कि हमारी पोटेंशियल क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है, हम में क्या क्या ताकत है, हम क्या क्या कर सकते हैं फाइट इलनेस। और हेल्थ ही हमारी हेल्प करता है। अगर हम बीमार पड़ भी गए तो अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी बॉडी जो है रेजिस्ट करेगी उसको और हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। ही और शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज और हर आउटपुट टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम अनहेल्दी होंगे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपना मैक्सिमम जो है आउटपुट देंगे ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। जिस भी संस्था से हम जुड़े हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए हम काम कर रहे हैं, हम अपना 101% देंगे अगर हम हेल्दी हैं तो। इंडीड हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस ऑफ रियलाइजिंग वंस वेलबींग। यानी हेल्थ क्या है कि एक पर्सन की रियलाइजेशन है वेलबींग की, मीन्स कि वो कितना ठीक है अंदर से मेंटली और फिज़िकली, वही हेल्थ है। Henceforth, improvement in the health status of a population has been the priority of the country. Our national policy too aims at the improving of accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with the special focus on the underprivileged segment of the population. तो हमारी जो जितनी नेशनल पॉलिसीज़ हैं, हमारी गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ रहती हैं, उनका ये एम रहता है कि जो हेल्थ केयर है वो सभी को एक्सेसिबल हों, सभी की पहुंच में हों जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, और सभी हेल्दी रहें। प्लस जो न्यूट्रिशनल सर्विसेज हैं वो सभी को प्रोवाइड हों, और ख़ासकर फोकस किया जाता है अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी जो कि पिछड़ा वर्ग है हमारे समाज का, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओवर द लास्ट 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in the government. तो पिछले कुछ दशकों में अगर देखा जाए तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ फैसिलिटीज़ का बढ़ा लिया है, और उसने तीनों सेक्टर्स में काम किया है एज़ वेल एज़ द प्राइवेट सेक्टर। तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो भी इंक्लूड है हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने में, और प्राइवेट भी बहुत सारे हॉस्पिटल और ऐसी मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो कि हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये जो है पैराग्राफ आपको ये बताता है कि डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है हमारी कंट्री का, और क्या प्रोग्रेस हुई है इसमें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये इसी टेबल से रिलेटेड लेट्स डिस्कस में क्वेश्चन है, आप इस को रीड करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो है डाटा है आपको दिया हुआ, तो इसमें सबसे ऊपर है SC, PHC और CHC
जिसमें उसके बाद डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल्स आते हैं, उसके बाद बेड्स हैं कि कितने बेड्स हैं, 2013 में कितने थे, 14 में कितने, 15 में कितने और 16, 17 में कितने। और हम देख रहे हैं कि हर साल जो है ये फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो ऐसे ही जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ANM जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके बाद जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनकी भी संख्या में काफ़ी इजाफा आया है। तो उसके बाद जो है हम लोग रीड करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई हैं। कॉलेजेस और खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस, और काफ़ी सारे राज्यों ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। उसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है। Sakal's mother Sheila looked after the domestic chores, children, and helped her husband Bhuta in the field. Sakal's brother Jeetu and sister Seetu spent their time in playing and roaming. Can you call Sheila and Jeetu and Seetu are unemployed? If not, why? तो सकल की जो मदर है वो घर के काम देखती हैं और जो उसके ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो खेत में अपने पापा की हेल्प करते हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि शीला, जीतू और सीतू जो है अनएम्प्लॉयड हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, पहले ये जानें। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब कोई पर्सन काम करना चाहता है लेकिन उसको उस वेज पे काम नहीं मिल रहा, तो उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड। जो इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है काम करने में उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, क्योंकि वो जिसकी मदर है वो क्या करती है, डोमेस्टिक डोमेन में काम कर रही है, यानी वो घरेलू काम करके खुश है और उसको बाहर काम करने नहीं जाना। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी कंटिन्यूड in the workforce population, to be counted in the workforce population। तो उसके जो ब्रदर और सिस्टर है वो इतने छोटे हैं कि उनको वर्कफोर्स पॉपुलेशन में काउंट ही नहीं किया जा सकता। नीदर जीतू एंड सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी जो मदर हैं, ब्रदर और सिस्टर हैं, उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड द पीपल from 15 years to 59 years. Sakal's brother and sisters do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed। तो उसके ब्रदर और सिस्टर जो हैं इस एज ग्रुप में फॉल ही नहीं करते जिस एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयड बोला जा सके उन्हें। 15 to 59 ईयर्स है वो एज ग्रुप और इसीलिए उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। She is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too can't be called unemployed. Sakal's grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed। तो जितने जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी नहीं हम कह सकते, ना उसकी मदर को कह सकते हैं, बिकॉज शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क। In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. Urban areas have mostly educated employment. तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है वो अलग अलग है। तो रूरल एरिया में ज़्यादातर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जबकि अर्बन एरिया में ज़्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन हैं ऐसे जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन द पीपल आर एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। जब लोगों को साल में केवल कुछ दिन ही, यानी कुछ महीने ही उनको काम मिलता है, बाकी साल के ज़्यादातर महीने वो फ्री रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। People depend upon the agriculture usually face such kind of problems. They are certain busy session when sowing, harvesting, weeding, threshing is done। जब ये सब हो जाता है, जब एग्रीकल्चर में ये सारे काम हो जाते हैं, सोइंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, वीडिंग और थ्रेशिंग हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो फ्री रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो वो एग्रीकल्चर पर भी टोटली डिपेंड नहीं रह सकते।
In case of disguised unemployment, people appear to be employed. They have agriculture plot where they find work. This usually happens among family members engaged in the agricultural activities. तो disguised unemployment क्या होती है कि जब हमें लगे तो सही कि फैमिली के पूरे मेंबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं खेत में, बट स्टिल उतने लोगों का काम ही नहीं होता खेत में, तो हम बोलेंगे कि वो वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी छुपी हुई बेरोज़गारी है. दिस यूजली हैपन अमंग द फैमिली मेम्बर्स एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people बट एंगेज 8 people. जहाँ पर 5 लोगों का काम है, अगर वहाँ 8 लोग लगे हैं तो हम वहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे. 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the others. The contribution made by the 3 extra people does not add the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not be declined. The field requires the service of 5 people and 3 extra people are disguised अनएम्प्लॉयड. तो वहाँ पर क्या होगा कि 3 लोगों को अगर वहाँ से निकाल भी लिया जाए तो 5 लोग भी सफिशेंट है वही काम करने के लिए, और उससे प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा. तो हम कह सकते हैं कि 3 लोगों की वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. In case of urban areas, uneducated employment has become common phenomena. Many youth will matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find jobs. A study showed that unemployment of graduate and post-graduate has increased faster than among matriculates. तो हम जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर देखते हैं कि कई जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे उन्होंने मेट्रिकुलेशन किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, कहीं उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर अनएम्प्लॉयड, तो उसको हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among the matriculates. अब जो है एक स्टडी जो है ये बताती है, एक सर्वे बताता है कि अब जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयड हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं. A paradox, manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with the shortage of manpower in others. There is unemployment among the technically qualified person on one hand, while there is dearth of technical skill required for economic growth. तो यहाँ पर जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो रिक्वायर हैं अगर हमें वाकई में इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है अपनी कंट्री की. तो उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज. अनएम्प्लॉयड जो है ऑब्वियसली हम पढ़ लिख कर भी अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो क्या है वो वेस्टेज है मैन पावर की. पीपल हु आर एन असेट फॉर द इकॉनमी टर्न इनटू लायबिलिटी. जो लोग हमारी जो इकॉनमी है उसकी ताकत बन सकते थे, उसका हथियार बन सकते थे एक, वो जो हैं अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो वो एक जिम्मेदारी बन जाते हैं कि इनको जॉब कैसे प्रोवाइड करें. There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. People do not have enough money to support their family. Inability of educated people who are willing to work to find the gainful employment implies a great social waste. तो इससे कहीं ना कहीं उसमें उनमें निराशा की भावना पैदा होती है. वो अपनी फैमिली का जो ध्यान नहीं रख पाते हैं, उनकी केयर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है. तो कहीं ना कहीं इससे हमारा बहुत ज़्यादा सोशल वेस्ट कह सकते हैं होता है. अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज. द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड. When a family has to live on a bare subsistence level, there is general decline in the health status and rising withdrawal from the school system. तो हम ये भी कह सकते हैं जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो डेफिनेटली उनको एम्प्लॉयड जो पर्सन है उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और डिपेंड रहेंगे तो क्या होगा, उनकी जो कंडीशन है वो पुअर होती जाएगी. हेल्थ कंडीशन में जो है वो डिक्रीज़ आएगा, कहीं ना कहीं उनकी जो जर्नल लाइफ है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी. तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो नहीं होनी चाहिए और उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए. हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटर्मिनेंटल impact on the overall growth of an economy. Increase in an unemployment is an indicator of depressed economy. It will also waste the resource
which could have been gainfully employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appear to add liability to the economy. अगर लोगों को हम रिसोर्स की तरह यूज़ नहीं करेंगे, अगर लोगों को हम निठल्ले बिठा देंगे या उन्हें बेरोज़गार रखेंगे, तो वो लाइबिलिटी बन जाएंगे, वो जिम्मेदारी बन जाएंगे देश पर. तो बजाय कि उन्हें ज़िम्मेदारी बनाने के, हमें उनको रिसोर्स बनाना चाहिए. In case of India, statistically, the unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि उनकी इनकम और प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है, यानी उनको वो उतना नहीं कमा पा रहे जितना कि उनको कमाना चाहिए, जितनी उनकी एजुकेशन है, जितनी उनकी एबिलिटी है, उतना उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. The work that they are pursuing seems forced upon them. They may therefore want to other work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. तो लोग जो हैं काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग जो है बेमन से काम कर रहे हैं, यानी वो वाला काम नहीं करना चाहते, बट वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अर्निंग्स चाहिए. They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. Their earning keeps them on bare subsistence level. तो उनकी जो अर्निंग है उसके लिए वो काम कर रहे हैं. जो गरीब है उसको काम करना है क्योंकि उसको अपना घर चलाना है. तो काफ़ी सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो कि डिसइंटरेस्ट से हो रहे हैं कहीं ना कहीं. तो आज के पार्ट में इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम रीड करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. टिल देन बाय. होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा वट एवर आई हैव रीड इन दिस सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.